ये स्टोरी एक ऐसे साइको किलर की है जो बच्चों को किडनैप करके उनका मर्डर करता है। तो पुलिस उसे कैसे पकड़ेगी, आइए जानते हैं। मूवी का नाम है द गिफ्टेड हैंड। मूवी की शुरुआत में हम एक बिजनेस मीटिंग को होते हुए देखते हैं, जहां एक मैनेजर अपने वाटर प्यूरिफायर की बढ़ाई करके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझा रहा था और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट के नाम पर उनसे पैसे लेकर फ्रॉड कर रहा होता है। तभी पुलिस आकर उस मैनेजर को फ्रॉड करने के लिए पकड़ने लगती है। हमें पता चलता है कि इस गेम के मास्टरमाइंड यांग है, जो कि उस मैनेजर का दोस्त होने के साथ एक पुलिस डिटेक्टिव भी है। वो अपने ही दोस्त को पकड़वा कर उसे गिरफ्तार करवा देता है। अब सीन शिफ्ट होकर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां यांग अपने चीफ से उसके इस गेम के लिए सबके सामने डांट खा रहा होता है, जिस पर यांग उन्हें बोलता है कि ईमानदारी की नौकरी से उन्हें मिलता ही क्या है। फिर उसे कोई कुछ नहीं बोलता। अब रात में हम एक पेंटर जिन को देखते हैं, जो कि एक दीवार पर पेंटिंग बना रहा होता है। तभी यांग उसी दीवार पर जून के सामने उसकी पेंटिंग पर सुसु करने लगता है और यांग जून को बोलता है कि दीवार पर पेंटिंग करना क्राइम है, जिस पर जून भी उसे बोलता है कि दीवार पर सुसु करना भी क्राइम है। जिस पर यांग का ईगो हर्ट हो जाता है और वो जून को उसके कंधे पर हाथ रख के उसे रोकता है। यांग के छूते ही जून की आंखें चमकने लगती है और उसे पता चलता है कि यांग एक कॉप है। यांग उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो जून उसके आंख में पेंट स्प्रे करके वहां से भाग जाता है। अब वापस ऑफिस आने पर यांग खुद को साफ करके एक लेडी से मिलता है, जिसकी बेटी गायब हो गई थी। यांग उस लेडी को समझाता है मिसिंग होने की रिपोर्ट वो 24 घंटे बाद ही दर्ज कर सकते हैं। आप घर जाइए, आपकी बेटी वापस जरूर आ जाएगी। पर वो लेडी रो कर उसे अपनी एक बेटी के बारे में बताने लगती है, जिसे यांग भी भावुक हो जाता है। फिर वो अपनी डिपार्टमेंट मीटिंग में उस बच्ची को ढूंढने की बात करता है, जिस पर उसका कंपटीटर साथी ह्यून उसकी बात को काट कर सिटी में हुए एक रॉबरी के बारे में पूछताछ करना इम्पोर्टेंट है ये बात करता है। मीटिंग बाद चीफ यांग को बुला के उसे उस बच्ची को ढूंढने के लिए बोलते हैं, जिस पर यांग बहुत खुश होता है। फिर वो उस बच्ची की फोटो लेकर शहर की गलियों में लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछने लगता है। पूरा दिन उस बच्ची के बारे में पूछने के बाद रात में कुछ बच्चों को पार्क में एक डेड बॉडी मिलती है। अगली सुबह उस पार्क में पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहाँ यांग भी आकर उस बच्ची को देखता है, जो कि वही मिसिंग बच्ची होती है। अब उसकी माँ भी वहाँ आकर रोने लगती है। इन्वेस्टिगेशन के बीच पता चलता है कि उस बच्ची को फ्रीजर में रखकर मारा गया है। इधर मर्डर की न्यूज़ पूरे शहर में फैल गई थी और मीडिया ने भी इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, जिसे चीफ अपने सीनियर के दबाव में आकर यांग को उस केस का इंचार्ज था, उसे मजबूरी में सस्पेंड करना पड़ता है, जिस पर यांग बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने चीफ और ह्यून से रिक्वेस्ट करता है कि यह केस उसे ही इन्वेस्टिगेट करने दे। अब यांग रात में न्यूज़ वाले क्राइम सीन्स को देख रहा होता है। यांग को याद आता है कि उसने यह सीन उस पेंटिंग में देखा है, जिस पर वो सुसु कर रहा था। वो समझ जाता है कि मर्डर होने से पहले ही क्राइम सीन उसके सामने था। वो अगले दिन उस पेंटिंग वाले दीवार के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन में ली गई फोटोज को मिलाता है, जो कि पेंटिंग से मैच हो रही थी। पेंटिंग में एक बिल्डिंग जिस पर हैप्पीनेस लिखा था, उसमें किलर को घुसते हुए दिखाया गया था। यांग उस पेंटिंग को देखकर और इन्फॉर्मेशन ले पाए उससे पहले एक लेडी आकर उस पेंटिंग पर पेंट करने लगती है। इसमें यांग उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो लेडी नहीं रुकती। तो वो उस पेंटिंग की फ़ोटो खींचता है और उसके खींची गई फ़ोटो में बस उस लेडी की फ़ोटो ही आती है। अब यांग एक जगह बैठता है और उस बिल्डिंग को उसने कहाँ देखा है यह याद कर रहा था। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आकर बताती है कि वो बिल्डिंग कहाँ है। यांग उस बच्चे को एक सीटी देकर उसे बोलता है कि कोई भी तुम्हें अगर अपने साथ चलने को बोले तो ये सीटी बजा देना। यांग अब उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसे एक बॉक्स में उस मारी हुई लड़की का स्कूल बैग और कुछ सामान मिलता है। तभी किलर उस पर हमला कर देता है, जिसके गर्दन पर यांग हमला कर उसे घायल कर देता है। पर किलर भी यांग के सिर पर हमला कर वहां से भाग जाता है। यांग उसका बहुत पीछा करता है, पर वो उसके हाथ नहीं आता। यांग जब वापस उस जगह पर आता है तो वहाँ पहले से ही ह्यून और उसका चीफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यांग उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसने यह जगह पहले ढूंढी हुई है और वो किलर से लड़ा भी है, पर उसे पकड़ नहीं पाया। वो उन्हें उस पेंटिंग की फ़ोटो दिखाता है, जिससे उसे उस जगह के बारे में पता चल पाए। उसमें सिर्फ उस लेडी की फ़ोटो आई थी, जिस पर दोनों यांग को इस केस से दूर रहने को बोलते हैं, क्योंकि वो सस्पेंडेड है और इस जगह को ढूंढने का क्रेडिट ह्यून ले जाता है। रात में यांग जब जून की पेंट स्प्रे को देखकर उसे ढूंढने का फैसला करता है, वो अपने साथ उसी दोस्त को लेता है जिसे उसने मूवी की शुरुआत में स्कैम वाले केस में फंसा दिया था। उसका दोस्त जेल से बाहर आ गया था और एक फूड ट्रक चला रहा था। उन दोनों को जून ही सीरियल किलर है ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसने वो पेंटिंग क्राइम होने के पहले बनाई थी। अब दोनों साथ में एक स्प्रे पेंट वाले दुकान में जाकर जून का एड्रेस निकलवा कर जून के घर जाते हैं। यांग चोरी छुपे जून के घर में घुसकर उस पर हमला करता है। जून को भी यांग याद था। यांग उसे पूछता है कि उसने क्राइम सीन को अपनी पेंटिंग में क्यों बनाया और उसे ही किलर समझकर उसे मारने लगता है।
तभी उसका दोस्त आकर बोलता है कि हमने गलत बंदे को पकड़ा है, क्योंकि उसके फ्रीजर में लड़की नहीं मिली। जिस पर यांग जून की गर्दन देखता है तो वहाँ चोट के निशान भी नहीं होता। जून का फोन चेक करने पर उन्हें किम नाम के बंदे का एड्रेस मिलता है, जहाँ पूछने पर यांग को पता चलता है कि किम एक लड़की है और वो प्रोफेशन से एक टीचर है। यांग उसे पूछता है कि क्या वो जून को जानती है, जिस पर वो जून को नहीं जानती है ये बताती है। पर उसके घर से निकलने के टाइम यांग को किम की एक पेंटिंग दिखती है जिसे बनाया था जून ने। वो किम से कुछ पूछ पाता उससे पहले उसका दोस्त कार का हॉर्न बजाने लगता है। यांग कार के पास पहुंचता है तो उसका दोस्त घायल था। वो बताता है कि जून ने उसे छूते ही उसके पास की चीजें बता दी, जो वो डर गया था और जून उसे घायल करके वहां से भाग गया। यांग को पुलिस स्टेशन आने का मैसेज मिलता है। स्टेशन आने के बाद एक छोटी बच्ची पुलिस वालों को बताती है कि एक आदमी ने उसे अपनी कार में पपी के साथ खेलने को बुलाया। वो कार के पास गई तो उसने उस पपी को फ्रोजन मतलब जमा हुआ देखा था, तो वो डरकर वहां से भाग गई। अब रात में हमें उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसे यांग ने सिटी दिया था, जो कि कुछ सामान लेकर अपने घर जा रही थी। अब वो किलर उसे भी अपनी कार में पपी को दिखाने के लिए बुलाता है, पर वो भी फ्रोजन पपी को देखने के बाद वहां से भागने लगती है और उसके पीछे किलर पड़ जाता है। छुपते छुपाते हुए वो लड़की बड़ी समझदारी से अपने घर आती है, पर उसके सामान रास्ता में ही गिर गया था, जिस पर उसका शराबी बाप उसे घर से बाहर निकाल देता है। बच्ची बाहर आते ही किडनैपर उसे किडनैप कर लेता है। अगले दिन पुलिस की टीम उसके बाप और उसके पड़ोसियों से बात कर रही थी। वहाँ यांग भी पहुंचकर उस लड़की के सीटी को देखता है तो समझ जाता है कि वही बच्ची किडनैप हुई है जिसने उसकी बिल्डिंग ढूंढने में मदद की थी। अब वो गुस्से में जून के पास जाकर उसे पूछने लगता है कि वो छोटी बच्ची कहाँ है, जिस पर जून उसे बताता है कि उसने वो पेंटिंग अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी, जिस पर यांग को विश्वास नहीं होता और जून को खूब मारता है। तभी जून यांग का हाथ पकड़ के उसे उसके छोटे भाई के बारे में बताने लगता है। यांग का भाई बचपन में मर गया था, जिसके पीछे की वजह यांग खुद को मानता है और ऐसा करते टाइम जून के नाक से खून निकलने लगता है। अपने भाई के बारे में सुनकर यांग को बहुत शौक लगता है और वो घर आकर अपने भाई को याद करके रोने लगता है। इधर किलर ने उस बच्ची को एक पिंजरे में कुछ बॉल्स के बीच एक कुत्ते के साथ कैद करके रखा था। इधर यांग किम के क्लास में जाकर बच्चों को समझाता है कि जब भी कोई बड़ा रोड पर उनसे कोई मदद मांगे तो उन्हें वहां से भाग जाना है, क्योंकि बच्चे बड़ों की मदद नहीं करते। क्लास खत्म होने के बाद किम से यांग को जून के पास्ट के बारे में पता चलता है, जिसमें जून और किम क्लासमेट थे और जून को पास्ट की चीजें दिखती है, जिससे उसे स्कूल में बहुत लड़के बुली किया करते थे। पर जब से जून की माँ मरी थी तब से वो जून के कांटेक्ट में नहीं है। ये सब जानने के बाद यांग जून के घर माफी मांगने जाता है और उसके घर के बाहर ही सो जाता है। सुबह वो जून को मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि कुछ लोग जून को उसके घर से निकालने के लिए आते हैं, जिन्हें यांग मार मार कर भगा देता है और उन्हें बोलता है कि जून मेरा भाई है। इतना अपनापन देख जून यांग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जून उस बच्ची के ड्रेस को छूकर बताता है कि वो एक पिंजरे में है, जहाँ छोटे छोटे बॉल भी हैं। यांग पुलिस स्टेशन जाकर अपने चीफ को बताता है कि उस बच्ची के कपड़ों में बॉल्स के निशान मिले हैं, तो हमें वहाँ भी जाकर छानबीन करनी चाहिए जहाँ प्ले स्टेशन और फ्रीजर दोनों हो। और वो जगह है डे केयर, जहाँ बच्चों को दिन में रखा जाता है। अब सारे पुलिस वाले शहर के सभी डे केयर में ढूंढते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इधर यांग भी अपने दोस्त के साथ ढूंढते हुए रात में एक रेस्टोरेंट के बाहर आता है, जिसमें उन्हें बच्चों को खेलने के लिए प्ले स्टेशन में बॉल्स भी दिखती है। ये देखकर वो दोनों उस रेस्टोरेंट में मालिक को पकड़ते हैं, जो कि भागकर अपने फ़ोन पर पानी डाल उसे खराब करने वाला था। पर दोनों उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है उसके फ़ोन में लड़कियों की अश्लील फोटोज है, इसलिए वो चोर भाग रहा था। फिर हम किलर को देख पाते हैं, जो कि डॉक्टर होने के साथ एक साइको है और उसका सबूत वो हमें एक पपी को मारकर देता है। अब इधर चीफ और ह्यून यांग को इमोशनल ब्लैकमेल कर उसे पूछते हैं कि वो उसे कैसे पता चला। ह्यून भी उसे बताता है कि उसने उसे उस बिल्डिंग से किसी का पीछा करते हुए देखा था, जहाँ उन्हें उस बच्ची का बैग मिला था, तो यांग को ही वो उस जगह पर सबसे पहले मिली थी। थोड़ा और इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद यांग जून से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ देता है, जिसमें उसने उसकी आइडेंटिटी किसी को न बताने का प्रॉमिस किया था। वो अपने चीफ को जून के बारे में बता देता है। पुलिस वाले जून को पकड़कर पूछताछ के लिए ले आते हैं, जहां यांग उसे माफी मांगकर उसे कपड़े को छूकर और जानकारी देने को बोलता है, पर जून खुद को ही किलर बताकर हंसने लगता है। अब सब उसे मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार कर लेते हैं, पर यांग को पता था कि यह सच नहीं है, इसलिए वो जून को पुलिस की कैद से भगा ले जाता है। यांग जून से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जून बताता है कि यह सब उसकी शक्तियों की वजह से हुआ है। उसकी माँ भी उसकी शक्तियों की वजह से मरी, पर यांग उसे थप्पड़ मारकर समझाता है कि उसकी माँ उसकी वजह से नहीं मरी और वही है जो अपनी शक्तियों की मदद से उस बच्ची को मरने से बचा सकता है। ये सुनकर जून दोबारा यांग पर भरोसा करके उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। अब वो तीनों खराब फ्रीजर से भरे रूम में थे। यांग का दोस्त उन्हें बताता है कि ये फ्रीजर बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं।
अगर जून इन सबको छूकर इनका पास देखेगा तो उन्हें उस फ्रीजर की डिटेल से किलर मिल जाएगा। तो जून सब फ्रीजर को छूकर उनके पास देखने लगता है और उसे वो फ्रीजर मिल जाता है जिसमें उस किलर ने बच्ची को मारने के लिए रखा था। इन सब में जून की हालत खराब हो गई थी। इधर हम किलर को देख पाते हैं जो बच्ची के पास जाकर उसके घाव पर मलहम लगाने की कोशिश करता है, पर वो बच्ची उसे धक्का देकर उस घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर छोटी हाइट होने की वजह से वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाती। इतने टाइम में किलर उसके पास आ जाता है। अब जून, यांग और उसका दोस्त उस किलर के एड्रेस पर पहुंचते हैं। जून को बाहर नजर रखने को बोलकर यांग और उसका दोस्त किलर को ढूंढने बिल्डिंग में जाते हैं, पर जून भी बिल्डिंग के लिफ्ट में जाता है जहां उसे लिफ्ट में वही किलर मिलता है जो कि अजीब तरीके से हंस रहा था। तभी जून को कुछ फ्लैशेस आते हैं जिसमें उसने किलर को वैसे ही हंसते हुए देखा था। अब जून उसे 20th फ्लोर पर जाता देख वो योंग को 20th फ्लोर पर आने का मैसेज कर देता है। इधर यांग सीढ़ियों से 20th फ्लोर पर किलर के रूम में पहुंचता है तो उसे उस कमरे में वही पिंजरा मिल जाता है जिसमें बॉल्स थे। इधर लिफ्ट में किलर बड़े ही शातिर तरीके से पता लगा लेता है कि जून उसे फॉलो कर रहा है। अब जैसे ही यांग उस रूम से बाहर निकलता है किलर उसके अंदर चाकू घुसाकर उसे घायल कर देता है। यांग देखता है कि जून भी लिफ्ट के बाहर घायल पड़ा हुआ है। किलर और यांग में थोड़ी फाइट होती है जिसमें किलर उस पर भारी पड़ता है क्योंकि यांग घायल था। वो यांग को मारने से पहले बताता है कि बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं, इसलिए वो उन्हें मारता है और उसने तो उस बच्ची को मार भी दिया जिसने उसे किडनैप किया था। जैसे ही वो यांग को मारने वाला होता है वैसे ही जून उसे धक्का मार बिल्डिंग के बाहर फेंक अपना हाथ से उसे पकड़ लेता है। किलर ने पास्ट में जितनी भी लड़कियों को मारा होता है वो सब जून को दिखता है। यांग उस किलर को पकड़कर वापस बिल्डिंग के अंदर ले आता है। जून की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, पर फिर भी वो यांग को फर्स्ट फ्लोर पर जाने को बोलता है। अब पुलिस वाले उस बच्ची को फ्रीजर से निकाल लेते हैं जो कि जिंदा थी। अब हमें अगले सीन में यांग को हॉस्पिटल में देख पाते हैं जहां वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। उसे पता चलता है कि उसे देखने उसका भाई जून आया था। डिस्चार्ज होने के बाद यांग जून के घर जाता है जहां कोई नहीं होता और उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। अब एक दिन पेट्रोलिंग के टाइम यांग को स्ट्रीट पर पेंटिंग्स बनी हुई दिखती है तो वो उस पेंटिंग को देखने लगता है जहां उसे और एक क्राइम के बारे में पता चलता है और वो समझ जाता है कि ये पेंटिंग जून ने ही बनाई और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।